अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। और ये जो लेक्चर नंबर 15 है, सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कि करिकुलम अडेप्टेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और करिकुलम अडेप्टेशन जो कोर्स कोड है वो है SPED 3113। सो आज हमारा फ्रेश लेक्चर है। चैप्टर नंबर 4 से हम आगाज़ करेंगे और लेक्चर नंबर 15 है जी ये। So, in the start of the lecture, we will discuss the learning objectives. After the completion of this topic, students, you will be able to इस topic को complete करने के बाद आप यकीनन इस काबिल हो जाएंगे। Number 1, know the aspect of curriculum. आप curriculum के aspects को जान जाएंगे। Number 2, understand the importance of clarity and organization. आप clarity और organization को understand करेंगे और इसकी अहमियत को समझेंगे। Number 3, simplicity, clarity and priority in education. आप simplicity, clarity और जो priority है इसके हवाले से इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन में आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन है और दूसरे नंबर पे 4.1। सो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है वो है एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स करिकुलम जो स्पेशल नीड्स के लिए उसके एस्पेक्ट कौन कौन से हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। अगर करिकुलम की बात की जाए तो it refers to the particulars of the school which are carried out on daily basis to enhance the social, emotional, psychological, physiological and educational development of the child. यानी कि स्कूल्स के वो पर्टिकुलर्स हैं जो कि रोज़ाना परफॉर्म किए जाते हैं ताकि बच्चे की सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है उनको एनहांस किया जा सके। ये सारा करिकुलम की डेफिनेशन है। हम इससे पहले भी करिकुलम की 2 से 3 डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करिकुलम के वो डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूँ कि जिससे आपका जो माइंड है वो ओपन हो जाए, आपको आइडियाज़ क्लियर हो जाए। यू शुड गेट द कंप्लीट आइडियाज़। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, स्पेशल नीड्स एंड करिकुलम। इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। Special needs are referred to the term which is associated only with the children with special needs. स्पेशल नीड एक ऐसी टर्म है जो कि सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से ही एसोसिएटेड है। ये नीड्स एजुकेशनल भी हो सकती हैं जिसमें लर्निंग प्रॉब्लम हो सकते हैं या लर्निंग प्रॉब्लम अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी विच कुड हैम्पर द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग प्रॉब्लम वो डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि बच्चे के एजुकेशन प्रोसेस में रुकावट डालती हैं। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे है सोशल नीड। स्लाइड पे आप देख सकते हैं, दीज नीड्स कुड बी द सोशल प्रॉब्लम। ये जो नीड्स होती हैं ये सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि बच्चे से एसोसिएटेड है, जो कि बच्चे के लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं, बच्चे को रोकती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं सोशली एडजस्ट होने में अपने एनवायरनमेंट के अंदर।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजियस नीड्स। दीज नीड्स कुड बी द रिलीजियस प्रॉब्लम। ये जो नीड्स होती हैं ये रिलीजियस प्रॉब्लम होते हैं, विच रिस्ट्रिक्ट द पर्सन टू परफॉर्म हिज रिलीजियस एक्टिविटीज, यानी कि जो कि बंदे को, किसी आदमी को रोकती हैं अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में, अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज, उनके जो नॉर्म्स हैं या जो कल्चरल वैल्यूज हैं या जो रिवायत हैं उसके मुताबिक परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल, इन पाकिस्तान it is difficult for hearing impaired children to have understanding or basic concept of the religious activities related to Islam। के पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फिनोमेना चल रहा है वो ये है कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं इनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इनको स्कूल्स में रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। अगर आप लोगों में से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप भी अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा, सबसे बड़ी जो आप नेकी करेंगे या जो आप अपनी एक्चुअल ड्यूटी अदा करेंगे वो ये है, आप किसी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को कुरान पाक पढ़ना सिखाएं, उसको रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, वज़ू और गुस्ल के फ़र्ज़ बताएं और सिखाएं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रियल एजुकेशन। और ये स्पेशल एजुकेशन में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, चैलेंज है जिस पे काम नहीं किया जा रहा। I will definitely expect from you people that you will try to guide the students with hearing impairment to have understanding about religious activities. Next हमारे पास है physiological needs। ये physiological needs होती हैं जो कि बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें रुकावट डालती हैं और वो डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनके फिजियोलॉजिकल नीड्स में प्रॉब्लम आता है, पूरी नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चिल्ड्रन विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होते हैं वो डेफिनेटली उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें बाकी बच्चे नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक पॉइंट, स्लाइड पे आप देख सकते हैं, व्हाट आर एक्चुअल एस्पेक्ट of curriculum for special needs। curriculum for special needs के actual aspect हैं क्या? Following are the aspects of curriculum for special needs। मंदरजा झैल जो है वो curriculum with special needs के जो कुछ aspect हैं हम उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। Number 1, the importance of clarity and organization। Number 2, curriculum structure। Number 3, teaching method। Number 4, evaluation। ये पॉइंट्स हैं और ये हम चैप्टर नंबर 4 में आगे पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताएं ये आगे हम जाके तफसील के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल एस्पेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यकीनन ये कंसर्न और कमिटमेंट शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तमाम स्पेशल नीड चिल्ड्रन के साथ। ये एस्पेक्ट की पॉइंट्स हैं जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो इन की पॉइंट्स पे अमल करके उस डिसेबिलिटी को रिमूव किया जा सकता है। So student, this was the introduction of chapter number 4. Now we are moving towards 4.1, importance of clarity and organization। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन में
एजुकेशन में जो स्कूल्स की नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो 3 सिंपल चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करना है, और ये तीनों वेल नोन एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है कोहेरेंट करिकुलम। अगर ये नहीं है तो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है फेल हो जाएगा। नंबर 2, साउंडली स्ट्रक्चर्ड लेसन्स। नंबर 3, एडुकेट अमाउंट ऑफ फेयरली ट्रेडिशनल लिटरेसी एक्टिविटीज़। तो ये 3 पॉइंट हैं। कोई भी स्कूल अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो नतीजा स्कूल की फेल्योर की सूरत में सामने आएगा। We love to talk about these elements. Definitely हम इन एलिमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं, बट दे आर रेयरली इम्प्लीमेंटेड। लेकिन इनको बहुत कम अप्लाई किया जाता है किसी स्कूल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सक्सेस विद क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ सक्सेस क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल जो हैं, कई ज़्यादा तादाद के जो स्कूल हैं वो इन 3 एलिमेंट्स को एड्रेस भी कर सकते हैं। ये जो 3 एरियाज हैं इजी टू अंडरस्टैंड है। हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी वजह से ये जो एक्शंस हैं यकीनन ये गारंटी करते हैं कि इनके जो नताइज हैं वो बहुत ज़बरदस्त आ सकते हैं, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, व्हाट वी टीच। ये व्हाट वी टीच से मुराद ये वो जो यूज़र फ्रेंडली जो कोहेरेंट करिकुलम है ना, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था, बेसिकली उसी की बात हो रही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कोहेरेंट करिकुलम बताया है। इसमें एक स्टैंडर्ड है जो कि टीचर्स की टीम सिलेक्ट करती है। ये टीचर्स की टीम स्कूल से भी हो सकती है या डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकती है। इसमें तमाम एसेंशियल ज़रूरी स्किल्स और जो टॉपिक्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। इसमें एक मकसद, एक पर्पसफुल रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, उन तमाम स्टैंडर्ड्स की रिडक्शन भी हो सकती है पर्पसफुल मकसद के साथ, जो कि बच्चे को सूट नहीं करते, या हमारे पुराने जो तारीखी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो जाहिर सी बात है टाइम चेंज हो रहा है, तो आपके लिए मॉडर्न नीड्स या मॉडर्न जो एक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ना कि जो ऑर्थोडॉक्स एक्टिविटी कराई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाउ वी टीच। हाउ वी टीच टीचिंग मेथड की जानिब एक इशारा है। तो ये जो हाउ वी टीच का जो एक जो पॉइंट है, ये बेसिकली उन एजुकेटर्स, उन टीचर्स से एसोसिएटेड है कि जो अपनी बात को बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाते कैसे हैं। हाउ वी टीच, आपके पढ़ाने का तरीका आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे ऑथेंटिक लिटरेसी। ये जो ऑथेंटिक लिटरेसी है ये इन दोनों से जुड़ी हुई है, इन दोनों को जोड़ती है। हाउ एंड व्हाट वी टीच को एक इंटेग्रल, इनका एक दरमियानी हिस्सा है ये चीज़। फिलिप्स और वोंग ने इसके बारे में क्या कहा, हम ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली एक स्पाइनल कॉर्ड है, एक रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है ऑथेंटिक लिटरेसी, जो कि हर चीज़ को
आपस में जोड़ के रखती है तमाम सब्जेक्ट्स में। एक छोटा सा नोट मैंने लिखा हुआ, ये आप देखेंगे, ये जो एलिमेंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यकीनन बेनिफिट करेगी, और इतना हाई लेवल पे बेनिफिट देगा कि टीचर जो टीम में वर्क करते हैं उससे एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी वजूद में आती है, जिसमें करिकुलम, यूनिट्स, लेसन्स वो कंटिन्यूसली डेवलप होते हैं, रिफाइन होते रहते हैं, और सिर्फ इस वजह से रिफाइन होते हैं कि असेसमेंट का रिजल्ट भी उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आप स्लाइड पे देखेंगे, हेडिंग है जी द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी। अगर एजुकेटर इस चीज़ को या टीचर इस चीज़ को क्लियर कर सके कि क्यों स्कूल अपने एक स्टैंडर्ड से नीचे गिरते हैं, क्योंकि हम अभी तक अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो सिर्फ इस चीज़ की मास्टरी या स्किल सलाहियत हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसमें सिंपल फेमिलियर प्रैक्टिसेस शामिल है, जिनका बच्चे की अचीवमेंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक इफ़ेक्ट होता है या सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें कॉमन करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन शामिल है, इफ़ेक्टिव लेसन शामिल हैं, या ऑथेंटिक लिटरेसी भी शामिल है। हम यकीनन ये एविडेंस तो शेयर करते ही नहीं हैं कि ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यों बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं, व्हाट एजुकेशनल कम्युनिटी नोज। किसी लेवल पे कम्युनिकेशन एजुकेशन कम्युनिटी है वो जानती है कि क्या चीज़ ज़रूरी है, व्हाट इज़ एसेंशियल, लेकिन कभी भी इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया, रीइंफोर्स नहीं किया गया इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं। मज़ीद ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम न्यू प्रोग्राम्स को इग्नोर कर दें या उन इनोवेशंस को इग्नोर कर दें जो कि मॉडर्न ट्रेंड में शामिल है। और हमें उन पॉइंट से भी हटा देते हैं जो कि गुड स्कूलिंग की एक सोल समझे जाते हैं, रूह समझे जाते हैं। लिंक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी, ये एक मजीद नेक्स्ट पॉइंट है। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी या जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपस में लिंक्ड है, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि अपना फोकस मेंटेन करती है, जो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ हैं उन पे ये यकीनन उनको क्लैरिफाई करे ताकि हर इंडिविजुअल को जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है उसको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रायोरिटीज़ जो है ना वो हमेशा कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, फ्रैजिल होती हैं। अगर उनको रेगुलरली क्लैरिफाई ना किया जाए या प्रैक्टिस ना किया जाए या रिफाइन ना किया जाए, यकीनन वो हमारे भूल जाने की आदत पे कि हम जब तक उसको याद नहीं करते तो हम उन चीज़ों को भूले ही रखते हैं, जो हमारी नेचुरल फॉरगेटफुलनेस भी कहलाती है। और यकीनन हम उन प्रोग्राम या उन प्रैक्टिसेस को शामिल नहीं कर सकेंगे जो कि नए होंगे, और जिस वजह से हम उनको फिर रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान भूल जाता है ना चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ क्रिटिकल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो सीखते हैं
बेस्ट प्रैक्टिस वो कभी भी नई प्रैक्टिस नहीं होती, यानी कि स्कूल लगे बंदे एक अपने रूटीन पे, एक अपने रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्शंस होते हैं, जिनको वेल नोन प्रैक्टिस कहा जाता है, जिसमें करिकुलम की कई मुख्तलिफ डायमेंशंस भी मौजूद होती हैं, और ये डायमेंशंस में क्लैरिटी भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, और इनको रीइंफोर्स भी किया जाता है और कैरी भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये पॉइंट इस स्लाइड पे देख सकते हैं, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी इन एजुकेशन। स्कूल्स में जो लीडर्स होते हैं उनको क्या कलेक्ट करना चाहिए? उनको कलेक्ट करना चाहिए, लीडर्स को शेयर करना चाहिए या सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसमें इसके एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो क्लासरूम की जो परसेंटेज है जिसमें कॉमन करिकुलम नज़र आता है, लेसन्स नज़र आते हैं या ऑथेंटिक लिटरेसी भी नज़र आती है, उनको प्रॉपरली अप्लाई किया जा रहा होता है, तो हम इन स्कूल्स में प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम यकीनन इस पे ये भी देखते हैं कि जो टीचर्स हैं उनको एडवाइस किया जाना चाहिए जब भी स्टाफ की मीटिंग हो कि वो सिंपली ये जो सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी या प्रायोरिटी एजुकेशन में ज़रूर लेके आए। इसके लिए टीचर्स को गाइड करने की या मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और फिर हमारी जो सेलिब्रेशन है वो इसी बात पे बनती है। कॉमन असेसमेंट की जाती है जो कि जिससे हमें उनका लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पता चलता है। और ये जो 3 एरिया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, इन्हीं 3 एरियाज की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्लैरिटी इन द क्लासरूम। यकीनन कुछ लोगों को ऐसे टीचर याद होते हैं कि जिन टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका ओल्डेस्ट या बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस में आता था, या जिनके पढ़ाने का तरीका था पुराना लेकिन बहुत अच्छा लगता था। और यकीनन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं कि जो मल्टीमीडिया या ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कराते हैं क्लासेस में, खासकर कॉलेज स्कूल लेवल पे हमारे पास चूँकि रिसोर्सेज कम है लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ ज़रूर होता है। और जिन स्कूल्स में ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ नहीं किया जाता या यूज़ ना किया गया हो, उसमें आपको लो अचीवर ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जो कुछ टीचर ने किया वो बेसिकली जो आई मीन टू से कि जो टीचर्स जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इसी टेक्नोलॉजी में जो इंग्लिश लिटरेचर के जो हवाले से जो करिकुलम बनाया जाता है, बेस करता है इंग्लिश फाउंडेशंस पे, उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं रीडिंग और राइटिंग की, उनको रिच होना चाहिए। और इसमें ऑर्डिनरी ऐसे लेसन्स डाले जाते हैं नॉर्मली जो कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से एक इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं और उसमें उस करिकुलम को फॉलो बहुत अच्छा होता है। इसकी एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द मौजूद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जहाँ पे इंग्लिश की बेस पे ही ऐसा करिकुलम, ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती है कि जनाब लेबल लगता है इंग्लिश मीडियम का और वो फिर शहर का सबसे महंगा स्कूल भी बन जाता है।
क्योंकि इनके वे एक क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें बने होते हैं पहले से। अच्छा, फिर इस करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में जो टीचर इन्वॉल्व होते हैं वो चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चे तक पहुंचाते हैं। इसमें मल्टीपल साइकिल्स होते हैं। मल्टीपल साइकिल से मुराद बार बार वो चीज़ें रिपीट किए जाते हैं ना। और इसमें गाइडेड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि टीचर गाइड करता है। इसमें पेयर टू पेयर टीचिंग भी शामिल है, जिसको पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। और बच्चे को बार बार चेक भी किया जाता है कि उसको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इस तरह के जो टीचर्स जब टीचिंग करते हैं, बेशक टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई रिसेंट इनोवेशन जिसमें हो। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग होती है, जिसमें ये करिकुलम यूज़ किया जाता है, जो पुराने स्टाइल का एक टीचिंग होता है, उसमें ऐसा कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि जिसमें कोई मॉडर्न इनोवेशन नज़र आए आपको। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन का नतीजा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ये जो सिंपल या फोकस्ड एफर्ट्स हैं, इनका जो नतीजा होगा, रिजल्ट होगा, तो उसमें हर टीचर ही कोशिश करता है करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने की, और कंसिस्टेंटली बच्चे को वो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर डिलीवर किए जाते हैं। यानी कि इग्नोर नहीं किया जाता, डेली की बिना पे लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, लेसन डिलीवर किए जाते हैं। और इसमें यह भी है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग भी करते हैं और राइटिंग भी करते हैं स्कूल टाइम के दौरान। ये नहीं है कि 5 बच्चे आज करेंगे 15 बच्चे कल, पूरी क्लास रीडिंग और राइटिंग कर रही होती है और उसी क्लास टाइम के दौरान ही करवाया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हाट अ स्कूल नीड्स टू फोकस फॉर क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल को क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या फोकस करने की जरूरत है। जब ये जो प्रैक्टिसेस हैं कॉमन प्रैक्टिस बन जाती हैं, तो स्कूल को फोकस करने की जरूरत होती है एक्सक्लूसिवली इन सब एरियाज पे। हमें यकीनन ये श्योर होना चाहिए कि हम अपने स्कूल से क्या चाहते हैं और हम अपने स्कूल से कम्युनिकेट क्या करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंपली, क्लियरली या परसिस्टेंटली। अगर हम स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद को पढ़ाना चाहते हैं तो सब कुछ हमारे पास है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, और स्कूल्स इस हवाले से हमें सपोर्ट भी करते हैं अगर करना चाहें तो। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च के लिटरेचर में कई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस सामने आए हैं और जिससे ये ढूंढने में यकीनन एक हेल्प होती है कि जिसमें हम एक बहुत अच्छी करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ताहम इसके कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है। सर्टेन आइडियाज़ की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर कंटेंट पे जो कि करिकुलम से एसोसिएटेड है,
जो कि डिसिप्लिन होते हैं। अच्छा, इसमें जो सर्टन आइडियाज़ हैं, इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें क्या है? द डिसिप्लिन है, द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, द कल्चर इन द टीचर्स टीम, दूसरे नंबर पे द एम्स, अच्छा यहाँ पे ये बात भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, 6 क्वालिटी क्राइटेरिया है और उनको उस वक्त पूरा किया जाना चाहिए जब आप करिकुलम को रीडिज़ाइन करते हैं। इसमें नंबर 1 पे है रेलेवेंस। करिकुलम एक ऐसी उसमें सिचुएशन में होता है कि जिसमें जो उस रियासत के हवाले से जो एकेडमिक आर्ट है, नॉलेज है, या उन बैकग्राउंड कॉन्टेक्सुअल नीड्स के जो अंडरस्टैंडिंग है, उन सब से उसकी रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे कंसिस्टेंसी। करिकुलम में कंसिस्टेंसी होना लाजमी है। जैसे कि जो करिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉजिकल और कोहेरेंट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे प्रैक्टिकलिटी। करिकुलम प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, यानी कि करिकुलम को यूज़ किया जाना चाहिए जिस मकसद के लिए वो बनाया गया है। चौथे नंबर पे है इफ़ेक्टिवनेस। करिकुलम हमेशा डिज़ायर्ड आउटकम्स, जो कि रिज़ल्ट जो सेट किया गया जाता है उसके रिज़ल्ट की बात करता है और उसकी जानब आपको लेके जाता है। पांचवें नंबर पे स्केलेबिलिटी। करिकुलम एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड स्केल है। नंबर 6 पे सस्टेनेबिलिटी। करिकुलम सक्सेसफुल रहता है अगर उस करिकुलम उस टाइम को अगर देखा जाए। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, लर्निंग रिसर्च का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है वो ये है कि जो रेलिवेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें मास्टरी, उनमें सलाहियत पैदा करें, और ये उस पर डिपेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और यही जो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं यही बच्चे की कामयाबी की सूरत में सामने आती हैं। यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स लर्निंग भी समझनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मॉडर्न हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है ना, ये उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेशनल्स को वो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी या कॉम्पिटेंसी लेनी पड़ेगी अपनी स्टडीज़ के दौरान कि जिस तरीके से उनकी जो लर्निंग है वो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। करिकुलम हमेशा एक की ड्राइवर के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं और स्टूडेंट्स को पहले साल से ही कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि गुड डिज़ाइन या डिस्क्राइब करिकुलम जो है उसमें रियलाइज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन शामिल है, जो कि एक बहुत अच्छे लर्निंग प्रोसेस को शो करता है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट जो होती है, जिसका एम्स ये होता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स
या लर्निंग या टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे से इन लाइन होनी चाहिए। करिकुलम के अंदर जो मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप किए जाते हैं। स्टूडेंट इसी तरीके से उनके अंदर एक सोच पैदा होती है और मेन कॉम्पिटेंसी वो हासिल करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट नेक्स्ट पॉइंट है। पर्सनल डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई स्टूडेंट को आधा साल चाहिए होता है या इससे ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो एक एज अ स्टूडेंट के तौर पे बहुत अच्छा काम कर सकें। करिकुलम मॉडल्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह के करिकुलम मॉडल्स मौजूद हैं जो कि हायर एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इन मॉडल्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? नंबर 1 पे है प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन, प्रोजेक्ट एजुकेशन या रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। दूसरे नंबर पे है थीम ओरिएंटेड, इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेड, डिसिप्लिनरी ओरिएंटेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तीसरे नंबर पे है अप्लाइंग कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, सोशल, क्रिटिकल विजन। ये हमारे पास कंक्लूड अगर मैं इस टॉपिक को करूं, सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। कि ऊपर वाली जो डिटेल मैंने बताई है वो एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है आपके लिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का भी पता चला जो कि डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के बीच में होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप दिस विल बी गुड फॉर यू। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। आप इस लेक्चर की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बाकियों के साथ, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह अगर कुछ हो या कमेंट करना चाहें, दिस वुड बी रियली अप्रिशिएटेबल। And if you have not subscribed the channel yet, you need to do it, right? Thank you very much. Take good care. Good luck.